हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो सर, मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखो, जो लेक्चर अपन ने पीछे वाला किया था उसमें अपन ने देखा था कि जो दृष्टि थी उसका एक दोष देख लिया था। वो कौन सा था? निकट दृष्टि दोष। और उस लेक्चर में अपन ने कुछ एक चीजें बेसिक बेसिक वो भी देखी थी कि भाई अपने आई से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। भाई उनके नाम देखे थे, भाई कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है। अपन ने ये भी देखा था कि आई से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशंस देखा था, भाई परिभाषाएं देखी थी, भाई क्या क्या परिभाषाएं होती है, आई का कौन सा हिस्सा कहाँ होता है, अपने को आई कैसा दिखाई देता है और रियल में आई कैसा होता है। ऐसे अपन ने इमेज भी देखे थे, सारी चीजें देखी थी। तो देखो, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देख के आए। फिर अपन आज बात करते हैं लेक्चर सेकंड की। तो देखो, लेक्चर सेकंड की शुरुआत करते हैं अपन दीर्घ दृष्टि दोष से। कहां से स्टार्ट करेंगे? अपन दीर्घ दृष्टि दोष से। देखो, दीर्घ दृष्टि दोष होता है क्या बेटा? अपन बात करते हैं कि भाई दीर्घ दृष्टि दोष होता है क्या। यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है कि एक ऐसा मानव नेत्र का एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है। सर, कहां का स्पष्ट दिखाई देता है? दूर का। व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है। कहां का स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा? दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन कहां का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? नजदीक का। देखो, दीर्घ दृष्टि आपको ऐसा नहीं समझना है, दीर्घ दृष्टि का मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है कि दूर का नहीं दिखता। ऐसा कभी नहीं समझना है। समझ रहे हो मेरी बात? भाई अपने को ऐसा दिमाग में नहीं लाना है कि दीर्घ दृष्टि का मतलब होता है कि दूर का नहीं दिखता। जबकि होता क्या है कि दीर्घ दृष्टि यानी दूर का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो, व्यक्ति को मानव नेत्र का एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है जबकि नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब देखो, दीर्घ दृष्टि में होता है क्या? अपने को पता है सर, अपनी आंख में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। अपन ने कल ही बात की थी। तो देखो, अपनी आंख में कौन सा लेंस लगता है बेटा? उत्तल लेंस। देखो यार, पहले वाली स्लाइड पे बना के दिखा दे आपको। ये एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये अपनी आंख हो गई। अब देखो, अपनी आंख का प्रतिबिंब बनना चाहिए बेटा यहां पर। मान लो ये अपना रेटिना मान ले, अपन क्या मान दे? रेटिना। जबकि प्रतिबिंब बनता कहां है? यहां पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर। यहां से अपन कह रहे भाई ये वस्तु की 25 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई? 25 सेंटीमीटर। इट मीन अपने को यहां से जब अपन किसी वस्तु को देखें तो प्रतिबिंब बनना कहां चाहिए अपना? जैसे यहां पे प्रतिबिंब बनना कहां चाहिए बेटा? यहां पर। प्रतिबिंब देखो ऐप यहां से टकराना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर। अब देखो, अपन जानते हैं कि अगर यहां से प्रतिबिंब बन कहां रहा है, अब देखना एग्जैक्ट लोकेशन देखना, प्रतिबिंब बन कहां रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है सर यहां पर। इट मीन अपन क्या करेंगे भाई, अपने को प्रतिबिंब यहां बनाना है। प्रतिबिंब कहां बनाना है? यहां। तो अपन क्या करेंगे सर, इमेज को ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? थोड़ा सा पीछे। देखो, उत्तर लेंस में अपन ने यही तो किया था भाई। यहां से यहां पर अपन ने कहा था ये अगर थोड़ा सा आगे आया तो इमेज भी थोड़ा आगे, फिर ये आगे आया तो इमेज और आगे, फिर ये आगे आया तो इमेज और आगे। अपन ऐसा है तो कहा था। ऐसा भी तो हो सकता है अपन ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे करें तो इमेज भी थोड़ा पीछे होगी। भाई ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे किया जाए तो इमेज भी पीछे होगा। तो इसमें ऐसा ही होता है कि अपन थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पीछे। यानी व्यक्ति को क्या होता है? नजदीक का स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो व्यक्ति क्या करता है? देखना, ऐसे दूर ले जाता है, ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? भाई जैसे अपने मान लो 45 साल 50 साल के कोई अंकल है तो उनका अगर अपने मोबाइल देखना हो तो वो करते हैं क्या? जैसे अपन तो यहाँ से चला लेते हैं पूरे दिन, लेकिन वो क्या करते हैं अगर उनको किसी का कॉन्टेक्ट नंबर निकालना है, कोई मैसेज पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे? ऐसे दूर ले जाएंगे। इट मीन वो इस उत्तर लेंस से क्या कर रहे? ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे? दूर। जिससे कि जो प्रतिबिंब बने वो कहाँ बने सर? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना पर। जिससे चीजें क्या हो? स्पष्ट दिखाई दे। अब देखना सर, इस चीज को और समझाए अपने।
ये देखो, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का सामान्य निकट बिंदु, सामान्य जो निकट बिंदु है, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। सामान्य निकट बिंदु किससे दूर हट जाता है बेटा? 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए वस्तु को 25 सेंटीमीटर से, वस्तु को 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। समझ गए मेरी बात? अपन यही तो कह रहे थे भाई, वस्तु को 25 सेंटीमीटर से क्या करेंगे अपन? दूर, जिससे कि क्या हो, अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा सर? रेटिना की तरफ। कहाँ आएगा? रेटिना की तरफ, जिससे कि अपने को चीजें स्पष्ट दिखाई दे जाए। अब देखो, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है सर। देखो इसमें होता क्या है, रोग कौन सा है ये? इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ बनता है सर? रेटिना के पीछे। अपन यही तो बता रहे थे कि अगर जो प्रतिबिंब वो कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है भाई, रेटिना से पीछे बन रहा है। तो अब करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर करेंगे वो क्या हो जाएगा? नजदीक। देखो ये उत्तल लेंस हो गया, लेटर सपोज करो ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्रतिबिंब बनना है, लेकिन प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? यहाँ पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाऊं तो प्रतिबिंब और आगे, और नजदीक लाऊं तो और आगे। जैसे ही मैं अब इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले गया तो प्रतिबिंब यहाँ पे, और थोड़ा पीछे ले गया तो प्रतिबिंब और पीछे, और इधर ले गया तो प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? देखो रेटिना पर। इट मीन एक यहाँ से अपने 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर लेंगे, जैसे 30 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, वहां पे जाते जाते ये क्या हो गया? रेटिना पे। 30, 32, 33 फिक्स नहीं होता है, वो डिसाइड होता है कि अगले वाले व्यक्ति के आंख का नजर कितना कम है, उसके बेस पर चीजें डिसाइड होती है। तो मैंने डाटा बताया आपको ऐसे ही। बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? देखो अपन इसको एक बार वापस देखें तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है क्या है कि मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को क्या हो, दूर का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाई लड़के को पीछे की रो में बैठाया जाए तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब लड़के को पहली रो में बैठाया जाए तो लड़के को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसका रीजन क्या है सर? लड़का आगे आ गया, इट मीन्स ऑब्जेक्ट आगे आया है, तो उससे जो बनने वाला इमेज है वो कहाँ बढ़ने लग गया? पीछे। पीछे कहाँ? रेटिना के पीछे। कहाँ बढ़ने लगे? रेटिना के पीछे, जिससे कि वस्तुएं लड़के को साफ दिखाई नहीं दे रही, जिससे कि वस्तुएं क्या हो रही? लड़के को साफ दिखाई नहीं दे रही। जबकि अगर अपन करेंगे क्या उसका, उसको वापस पीछे बैठाए, इट मीन्स रेटिन ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर करे, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट का रेटिना पे बन रहा है। भाई मैं वस्तु को थोड़ा सा पीछे कर दूंगा तो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन जाएगा? रेटिना पे, तो चीजें साफ दिखने लग जाएगी। इसके लिए अपन करते हैं क्या? एक लेंस लगाते हैं। कौन सा? बताओ। देखिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं, पहले तो वो बताओ आप। मैं निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं? देखो निकट में उत्तल लगाते हैं, दीर्घ में कौन सा लेंस लगाएंगे अपन? उत्तल। यहां कौन सा लेंस काम में लेंगे अपन? उत्तल। देखो इसकी बात करेंगे अपन आगे। देखो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण, भाई ये दोष अपने उत्पन्न क्यों होता है? देखो उत्पन्न होने का कारण समझना कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बड़ा हो जाना। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बड़ी हो जाती है। देखो फोकस दूरी बड़ी कैसे? जो उत्तल लेंस है उससे प्रतिबिंब बढ़ेगा एफ पर, जो उत्तल लेंस है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बनेगा सर एफ पर। लेकिन अपन देखते हैं 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ से दूर, यानी फोकस दूरी बढ़ गई। अब देखो फोकस दूरी बढ़ी है तो गोलक का साइज छोटा होगा। देखो फोकस दूरी का बढ़ जाना तथा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा। तो अपन कारण क्या कहेंगे सर? पर नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। भाई गोलक की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा गोलक का छोटा हो जाना, कारण क्या? समझ गए कारण? नेक्स्ट बात करते हैं सर, अब कारण आ गया तो सर इसका उपाय या निवारण भी तो होगा। अपन बात करते हैं निवारण की, तो निवारण क्या होता है अपने पास में? उचित फोकस दूरी का, अपन कहेंगे सर उचित फोकस दूरी के उत्तल। उत्तल का मतलब होता है सर अपसारी, उत्तल का मतलब अभिसारी, उत्तल का मतलब क्या होता है? अभिसारी। या अपसारी गलत लिख दिया, अभिसारी होगा। करते हैं अभी कलाकारी, रुको एक सेकंड रुको आप। आती है अपने को इतनी कलाकारियां तो, अरे छोड़ो आती है इतनी तो। देखो अभिसारी, ये लो ठीक है।
ठीक है मामला। देखो, उचित फोकस दूरी के उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किया जाता। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे अपन? उचित फोकस दूरी का क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे, जिससे कि क्या हो बताओ? उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा? देखो सर, उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा कि जो किरणें हैं वो उत्तल लेंस से टकराकर एक जगह केंद्रित हो जाएगी। कहां हो जाएगी? एक जगह केंद्रित। और वो केंद्रित जगह होगी रेटिना। कहां पर केंद्रित होगी? वो रेटिना पर। तो देखो, आगे बात करते हैं अपन कि उत्तल लेंस का उपयोग करने से वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लग जाता है। अपन ने यही तो कहा था कि उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा? एक जगह केंद्रित होगी, केंद्रित होकर प्रतिबिंब कहां पड़ेगा? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है तो अपने को चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। चीजें क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है। बताओ, यहां तक समझ गए? समझ गए भाई यहां तक? चलो बात करते हैं आगे कि और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देने लग जाता है? स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। देखो क्या कहा है कि उत्तल लेंस का उपयोग करने से वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो कहां बन रहा था? रेटिना के पीछे, वो कहां बनने लग जाता है? रेटिना पर। कहां बनने लग जाता है? रेटिना पर। और जिससे चीजें क्या होती है? प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। यानी अपने को चश्मा लगाते चीजें साफ दिखने लग जाती है। देखो सर, ये अपने पास में सबसे पहला जो डायग्राम है, जो सबसे पहला अपना डायग्राम है, सबसे पहला डायग्राम अपने को क्या कहता है? ये एकदम आंख सही है। देखो, यहां से कोई किरण आ रही है, ये अपने आंख का जो लेंस है वो रहा, और यहाँ पे रेटिना पे अपने पास में प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी देखो, यहां से किरणें आ रही है, ये आंख का लेंस हो गया, प्रतिबिंब कहां बनने लग गया? रेटिना के पीछे। कहां बनने लग गया? देखो, रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनने लग गया? रेटिना के पीछे। अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ क्या बन रहा है? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे कहां पढ़ने लग गया सर? रेटिना के पीछे। बात करते हैं सर अपन तीसरे वाले की। अपन ने क्या लगा दिया? एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया। देखो, उचित फोकस दूरी का क्या लगा दिया? उत्तल लेंस। तो यहां से होता क्या? उत्तल लेंस लगाया तो यहां से देखो किरणें उत्तल लेंस से टकरा कर, उत्तल लेंस से टकरा कर कहां केंद्रित हुई है? वापस है रेटिना पर। कहां केंद्रित हुई है? वापस है रेटिना पर। देखो, यह स्वस्थ आंख का चित्र है, स्वस्थ आंख का। ये दोष युक्त आंख, और ये उस आंख का निवारण कर दिया अपन ने। ये कौन सा है? स्वस्थ आंख। ये कौन सा है? दोष युक्त आंख। ये कौन सा है? उस आंख का, दोष युक्त आंख का अपन ने क्या कर दिया? निवारण यानी इलाज कर दिया। समझ रहे हो इतना? बताओ भाई, यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? नहीं है। चले आगे। ओके, देखो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है अपन देखते, देखो आपको इमेज भी दिखाई दे रहा है, किसी वृद्ध व्यक्ति के आंख का इमेज है। देखो अपन देखते हैं सर, ये जो वृद्ध व्यक्ति के आंख का इमेज होता है ना सर, इसमें होता क्या है? देखो इस चीज पे देखो, इनका ये जो लेंस होता है ना, लेंस, इस लेंस का कलर कैसा होने लग जाता है सर? भाई दूधिया या धुंधला, कैसा कलर होने लग जाता है? दूधिया या धुंधला कलर होने लग जाता है। देखो कैसे, मैं कहूँ अपन अपने घर पे किसी वृद्ध, जैसे दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, या परदादा जी हो गए, नाना जी हो गए, नानी जी हो गए, उनकी आंखें देख, अपना जो क्रिस्टलीय लेंस है यानी कॉर्निया है वो काले कलर का है। कैसा है? काले कलर। उनका देखना सर, उनका सर हल्का हल्का वाइट होने लग गया। हल्का हल्का क्या होने लग गया? वाइट या धुंधला होने लग गया। रीजन क्या होता है? रीजन समझना कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस क्या हो गया? दूधिया या धुंधला हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एज डिफरेंस के कारण चीजें धीमे 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 क्या हो रही है? वीक हो रही है सर। क्या हो रही है? वीक, कमजोर। जैसे आज अपन जितने स्वस्थ है, जितना वर्क कर रहे, उतना आज के 60 साल बाद थोड़े ना कर लेंगे, 50 साल बाद थोड़े ना कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, क्योंकि अपना जो एज डिफरेंस है उसके कारण हो क्या रही है? शरीर की कमजोरियां। भाई शरीर जितना पावरफुल है, जितना स्ट्रांग आज है, आज के कुछ समय बाद उतना नहीं रहेगा। तो वैसे ही उनकी आंखें क्या हो रही है? कमजोर। आंखें क्या हो रही है सर? कमजोर हो गई सर। आंखें कैसी हो गई सर? कमजोर हुई। आंखें कैसी हो गई सर? कमजोर। तो इस आंखों की कमजोरी ने, आंखों की क्या कर दी? कमजोरी ने उनका लेंस क्या हुआ है? क्रिस्टलीय धुंधला या
दूधिया कलर का लेंस हो गया। कैसा लेंस हो गया? दूधिया। आप किसी भी वृद्ध की आंखें देखना, उनकी आंखों का जो कॉर्निया होता है, जो काले वाला भाग होता है, उसको देखना सर, वो काला नहीं होकर कैसा होता है? धुंधला या सफेद। आपने देखा भी है, आप जानते भी हो, लेकिन आपने कभी फोकस नहीं किया इस चीज पे। तो अब कभी देखो तो उस चीज पे क्या करना है? आपको फोकस करना है। ओके सर, ये आपका मोतियाबिंद। देखो, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। यही इसका रीजन है कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। भाई मोतियाबिंद क्यों होता है? एक अपनी ये भी कहते हैं मोतियाबिंद में, अपनी ये भी कह सकते हैं कि आंखों के सामने जाड़ा आना। आंखों के जाला बन। भाई अपने तो देखा है, भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई मेरी आंखों के सामने जाड़ा आ गया। जाड़ा मोतियाबिंद की स्थिति में ही आता है। जाड़ा कौन सी स्थिति में आता है? मोतियाबिंद की स्थिति में ही आता है। ओके सर, चलो अपन बात करते हैं आगे। आगे इसका निवारण है अपने पास में। निवारण क्या होता है इसका? देखो, निवारण है अपने पास में कि इसका निवारण अपन कर सकते हैं शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि वापस लाना संभव है। यानी आंखों का ऑपरेशन करवा के, क्या करवा के? आंखों का ऑपरेशन करवा के अपन रोशनी को वापस ला सकते हैं। समझ रहे हो? भाई आंखों का क्या करवाना होगा अपने को? शल्य चिकित्सा यानी मेडिकल डिपार्टमेंट है, और उसमें होगा क्या? उस स्थिति में आंखों का ऑपरेशन करवाया जाता है, जिससे कि उनके पास में क्या हो? आंखों की रोशनी आ जाए। या तो कॉर्निया चेंज होता है, जिसे अपन कहते हैं ना आंख ट्रांसफर करना। तो आंख पूरी ट्रांसफर नहीं की जाती है सर, पूरी आंख ट्रांसफर नहीं की जाती। केवल ये जो काले वाला भाग होता है कॉर्निया, केवल उसी का स्थानांतरण होता है, उसी का ट्रांसफर होता है। देखो सर, समझे हो इस बात को? अपन बात करते हैं आगे जरा दृष्टि। किसकी बात की जाए सर? जरा दृष्टि या जरा दृष्टि दोष की। देखो, जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि मानव नेत्र के ऐसा दोष है जिसमें ना तो व्यक्ति को नजदीक का दिखाई दे रहा है और ना व्यक्ति को कैसा दिखाई दे रहा है? दूर का। देखो, मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्तियों को न तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है, न तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है, और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। अतः इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अपन जरा दृष्टि दोष कहते हैं। भाई व्यक्ति को ना तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ना दूर का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखो, ये दोष किस कारण उत्पन्न हुआ है? इसे दोष या इस दोष का कारण है पक्षमापी पेशियों का धीरे धीरे कमजोर हो जाना। पक्षमापी पेशियों का धीरे धीरे कमजोर होना। कारण समझ रहे हो? पक्षमापी पेशियों का क्या हो गया? धीरे धीरे कमजोर होना। भाई पक्षमापी पेशियां क्या हो रही है? अपनी कमजोर हो रही है, जिसके कारण अपने को न तो दूर का दिखाई दे रहा है, न नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है। तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आना। तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में क्या आ गई? कमी आ गई सर। क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में क्या आ गई? कमी होने लगती। क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। समझ रहे हो? भाई देखो, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी हो गई, पक्षमापी पेशियों का धीरे धीरे कमजोर हो जाना, तो ये कारण है जिस वजह से अपने पास में आंखों में क्या होती है? कमजोरी होती है, जिससे कि न अपने को नजदीक का दिखाई देता है स्पष्ट, ना दूर का दिखाई देता है, जिसके कारण व्यक्ति को न तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे देता है लिखा हुआ है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, तो देखो, न तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। कारण समझ गए? पक्षमापी पेशियों का कमजोर होना और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आना। क्रिस्टलीय लेंस, ये जो अपना कॉर्निया है उसी की बात हो रही है। इसमें जो लचीलापन है उसमें क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती। अब देखो सर, समझ गए इतना? अरे समझ गए? देखो, अपन बात करते हैं आगे, भाई इसका निवारण क्या है? इसका निवारण देखो सर, ऐसे व्यक्तियों की आंखों पर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी। बताओ देखे, द्विफोक्सी लेंस कौन कौन जानता है सर? बताओ देखे, द्विफोक्सी लेंस कौन कौन जानता है? अरे बताओ भाई, द्विफोक्सी लेंस कौन कौन जानता है तुम में से?
देखो द्विफोक्सी लेंस कौन सा होता है, आपने देखा होगा, देखो ये एक इमेज भी लेके आए हम, लेकिन आपको और अच्छे से समझे, आपने देखा होगा भाई किसी का चश्मा देखना जिसपे ऐसे बीच में ऐसे लाइन बनी हुई होती है, यहाँ पे लेंस पे क्या बनी हुई होती है, यहाँ बीच में ऐसे लाइन बनी हुई होती है, देखा है कभी? अरे मेरे वाले पे नहीं है भाई, मेरे को तो दूर का नहीं दिखता है। बताओ देखिए, दूर का नहीं दिखता है तो बताओ कौन सा लेंस काम में ले रहा हूं मैं? बताओ देखिए, पहले तो ये बताओ भाई मेरे कौन सा दृष्टि दोष है, आप पहले तो ये बताओ भाई, मेरे को दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो बताओ पहले तो कौन सा दृष्टि दोष है? मोतियाबिंद है क्या मेरे, या जरा दृष्टि दोष है? दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है? बताओ कौन सा है, पहले तो ये बताओ आप। मेरे कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि मेरे को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या काम में ले रहा हूं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या काम में ले रहा हूं बेटा मैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो मैं ये कह रहा हूं, जो अपन चश्मा देखते हैं, चश्मे पे एक लाइन बनी हुई होती है, देखो यहाँ पे, उस लाइन का मतलब हो गया नीचे जो लेंस लगता है वो लगता है उत्तल, नीचे उत्तल और ऊपर है अवतल। यानी जब नजर नीचे की जाए तो नजदीक की चीजें आसानी से दिख जाए, और अगर ऊपर की जाए तो दूर की चीजें आसानी से दिख जाए, उसे कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। देखो ये नियर यानी नजदीक के लिए, ये डिस्टेंस यानी दूर के लिए। बाईफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस। बाईफोकल लेंथ का मतलब होता है द्विफोक्सी लेंस। क्या मतलब होता है हिंदी में द्विफोक्सी लेंस? ये दूर के लिए और ये नजदीक के लिए। नीचे वाला जो होता है वो नजदीक के लिए, ऊपर वाला किसके लिए होता है, दूर के लिए। ऊपर वाला किसके लिए होता है, दूर के लिए। देखो द्विफोक्सी लेंस में अपन बात करते हैं आगे भाई, द्विफोक्सी लेंस में दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। भाई उपयोग किस किस लेंस का करेंगे अपन, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो देखो दो लेंस होते हैं, कौन सा, एक तो हो गया अवतल और एक कौन सा हो गया उत्तल। लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। अवतल लेंस कहाँ की वस्तुओं को, देखो ऊपर वाला, कहाँ की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, जबकि उत्तल लेंस का उपयोग नजदीक की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। यहां अपन कह सकते हैं, यहां कौन सा लेंस काम में लेंगे अपन, अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम में लेंगे अपन, अवतल लेंस। देखो अपन कह दे यहां कौन सा लिया है अपन ने, अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम में लिया है सर, अवतल लेंस। यहाँ कौन सा काम में लिया है, उत्तल लेंस काम में ले लिया अपन ने। क्या काम में ले लिया, उत्तल लेंस। बताओ सर यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है? अरे भाई बताओ यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है, नहीं है? चले आगे। ओके, बात करते हैं सर कॉन्टेक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। यानी अगर इसका निवारण देखा जाए, बात किसकी की जाए सर, निवारण की। किसकी बात की जाए सर, निवारण की। तो देखो निवारण क्या होता है, कॉन्टेक्ट लेंस, यानी अपन कहते हैं ना लेंस डलवाए दूसरे, दूसरे लेंस डलवा लो, अथवा शल्य हस्तक्षेप यानी ऑपरेशन द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। भाई जरा दृष्टि दोष का भी संभव किससे है अपने पास में, ऑपरेशन से इलाज संभव है। किससे संभव है, ऑपरेशन से इसका उपचार किया जा सकता है, या लेंस चेंज किए जा सकते हैं, यानी लेजर। लेंस चेंज लेजर से हो जाते हैं। ठीक है, बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत? अरे भाई किसी के कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन बात करते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से किसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपन बात करते हैं सर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से किसका अपवर्तन देखेंगे अपन, प्रकाश का अपवर्तन। देखो सर अगर प्रिज्म से प्रकाश का अपन अपवर्तन देखें तो क्या होगा, पी ई, यहाँ पे मैं बुझा दे दूं ई, क्या बुझा दे दे यहाँ पे ई, यहां अगर मान लो मैं बुझा दे दूं एफ, तो देखो पी ई इस दिशा में आई है, ई एफ इस दिशा में गई है, और ये आर एस इस दिशा में आ गई। ये क्या हो गया, देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो ये क्या हो गया, अभिलंब मैं कह दूं N1 और N2, ये अपवर्तित किरण,
ये वापस से परावर्तित किरण और प्रिज्म से बाहर निकली तो ये निर्गत किरण। मैं कह दूं अभिलंब N3 और N4। समझ रहे हो इतनी बात? देखो मैं कह दूं PE क्या है अपने पास में आपतित किरण, EF क्या है अपने पास में अपवर्तित किरण, ओ RS क्या है अपने पास में निर्गत किरण। यहां देखो अपने पास में कोण ए का नामकरण कर दे अपन प्रिज्म कोण से। किससे कर दे? प्रिज्म कोण से। यहां देखो ये एक तो आपतित किरण आई है भाई, अपन मान के चलिए यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इसे, यहां से कोई व्यक्ति देख के उसको क्या लगेगा किरण सीधी गई है, लेकिन वास्तव में किरण सीधी गई है क्या? नहीं। लेकिन उसका इमेजिनेशन, उसका जो कल्पना है वो क्या है कि किरण कहाँ गई है? सीधी। यहां से जो निर्गत किरण यहां से आई है, यहां कोई व्यक्ति देखे तो उसको क्या लगेगा भाई किरण कहां से आई? यहां से। तो देखो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में एक कोण बनता है प्रिज्म में। इस कोण का जैसे अपन ने नाम दे दिया कैपिटल डी, और इस कोण को अपन क्या कहेंगे? विचलन कोण। भाई आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बने कोण को अपन क्या कहते हैं? विचलन कोण। लेकिन ये स्टेटमेंट कब लागू होता है? केवल प्रिज्म में। आपतित तथा निर्गत किरण, भाई अपन क्या कहेंगे? प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं अपने? प्रिज्म विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण। तो देखो मैं कहूं तो PE क्या है अपने पास में? देखो PE क्या है? आपतित किरण। PE क्या हो गई अपने पास में? आपतित किरण। EF क्या है? अपवर्तित किरण। देखो EF क्या है? अपवर्तित किरण। बात करते हैं सर RS। RS क्या हो गई? निर्गत किरण। ये रही सर RFS। RS होगी निर्गत, EF RS को बनाएंगे अपन निर्गत। किसको बनाएंगे अपन? RS को। ये लो RS क्या हो गई अपने पास में? निर्गत किरण। ए देखो कोण ए क्या बन गया अपने पास में? प्रिज्म कोण। कोण ए क्या बन गया? प्रिज्म कोण। बात करते हैं सर कोण डी। कोण डी क्या बन गया? विचलन कोण। अब अपन देखो ये जो आपतित किरण और ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण। ये देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तित कोण। ये अभिलंब और निर्गत किरण के मध्य बना कोण निर्गत कोण, यानी इमर्जेंट एंगल। अब देखो इसको थोड़ा सही कर देते, RS थोड़ा सा ठीक बना देते अपन। दिख रहा है सही? भाई RS कौन सा हो गया अपने पास में? निर्गत किरण। RS कौन सा हो गया बेटा अपने पास में? निर्गत किरण। देखना बेटा अपन ने कहा है PE आपतित है, EF अपवर्तित है, RS क्या हो गया? निर्गत। कोण I आपतन कोण है, कोण R अपवर्तन कोण है, कोण E निर्गत कोण है, कोण A प्रिज्म कोण है, कोण D विचलन कोण है। ये देख लो सर PE आपतित, ये जो आ रही थी PE जो ट्रायंगल में आ रही थी प्रिज्म में, PE के बाद में EF जो बीच वाली है अपवर्तित, मैं कह दूं RS निर्गत। FS भी हो सकता है। यहां से अगर मैं R रिमूव कर दूं, देखना ये भी पॉसिबल है। अगर मैं यहां से R रिमूव कर दूं तो FS क्या बन जाएगा अपने पास में? देखो अगर मैं इसको रिमूव करूं तो FS क्या बन जाएगा? निर्गत। लेकिन अपन ने RS क्या मान लिया? निर्गत। फिर अपन बात करते हैं कोण A क्या हो गया बेटा? प्रिज्म कोण। कोण D विचलन कोण, कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण और कोण E निर्गत कोण। तो देखो कोण A प्रिज्म, कोण I अपवर्तन, कोण कोण I आपतन कोण, कोण R अपवर्तन कोण, कोण E निर्गत कोण और कोण D कौन सा हो गया अपने पास में? विचलन कोण। कौन सा हो गया अपने पास में? विचलन कोण। बताओ देखिए बेटे यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? बोलो भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? नहीं है। चले आगे। देखो विचलन कोण होता क्या है? प्रिज्म की विशेष आकृति। भाई ये प्रिज्म की क्या हो गई थी अपने पास में? विशेष आकृति हो गई थी सर। प्रिज्म की क्या हो गई थी? विशेष आकृति। ये लो ये प्रिज्म की क्या हो गई थी? विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनता। देखो ये आपतित किरण आ रही थी ऐसे, लेकिन ये टकराने के बाद गई है अपने पास में ऐसे।
ये टकरा कर कैसे गई है ऐसे, जबकि इसे जाना कैसे था, सॉरी ये गई ऐसे, जाना ऐसे था, ठीक है। फिर ये टकरा कर ऐसे गई है, ये टकरा कर देखो ऐसे आ गई ऐसे। और अपन अंदर की तरफ देखें तो ये कैसे बनती है सर अपने पास में ऐसे। अब देखो यहां एक कोण बनता है डी, इसे अपन कहते हैं विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण, देखो प्रिज्म की विशेष आकृति है, प्रिज्म है, इसकी विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण ये रही, आपतित किरण ये रही, की दिशा में एक कोण बनता है। इन दोनों की दिशा में क्या बनता है, एक कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं बेटा अपन, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। बताओ देखिए बेटा यहां तक किसी के कोई दिक्कत है, बताओ भाई, नहीं है। चलो बात करते हैं अपन कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखो कांच के प्रिज्म द्वारा किसका विक्षेपण करेंगे अपन, श्वेत प्रकाश का। किसका विक्षेपण करेंगे बेटा अपन, श्वेत प्रकाश का। देखो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत, आप याद करो सर, अगर अपन बात करें जैसे अपन एक प्रिज्म बनाए, क्या बनाए अपन, एक प्रिज्म। तो देखो सर ये एक श्वेत प्रकाश की किरण आती है, किसकी आती है, श्वेत प्रकाश। कितने रंगों में, अपन ने सुना है विबज्योर। क्या सुना है, विबज्योर। भाई 7 रंग सुने अपन ने, VIBGYOR, विबज्योर सुना है अपन ने, सातों के सातों रंग सुने। तो देखो होता है क्या है, एक श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से टकराती है, इट मीन्स ये किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है, तो प्रिज्म की ऐसी आकृति है जिसके कारण जब ये प्रिज्म से वापस बाहर निकले तो एक कोण पर कितने रंगों में विभक्त होकर निकलती है, 7 रंगों में। कितने में, 7 रंगों में। देखो ये 7 रंग कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, कौन से अपने पास में, देखो 7वां सबसे नीचे रंग कौन सा है, वॉयलेट, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज और उसके ऊपर रेड। यानी इसे कहते हैं VIBGYOR, विबज्योर। क्या कहते हैं अपन उसे, विबज्योर कहते हैं सर। क्या कहते हैं, विबज्योर। अब देखो प्रिज्म करता क्या है, प्रिज्म करता यह है कि प्रत्येक रंग में विभक्त कर देता है इसको। भाई श्वेत प्रकाश की किरण को कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। देखो प्रिज्म की एक प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक वर्ण या रंग को एक दूसरे से अलग करता है। प्रिज्म क्या करता है, एक दूसरे, प्रत्येक वर्ण यानी प्रत्येक रंग को क्या करता है, एक दूसरे से अलग। भाई वॉयलेट अलग है, इंडिगो अलग है, ब्लू अलग है, ग्रीन अलग है, येलो अलग है, ऑरेंज अलग है और रेड अलग है, सबको अलग अलग करता है। तो एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी रंगों या वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। भाई अलग अलग रंगों में अपन क्या करते हैं, भाई इस श्वेत प्रकाश की किरण को देखो, अब अगर मैं 7 रंगों में बना दूं, भाई 7 रंगों में बनाई जाए तो सबसे नीचे वाला ये है, मान के चलो 1। अगर मैं उसके ऊपर चेंज कर दूं, अब कौन सा हो गया अपने पास में, पहले ये आ गया मान लो 2, फिर अगर मैं चेंज कर दूं तो अब ये आ गया 3, तो फिर आ गया मान के चलो ग्रीन, अब मान लो अपने पास में ग्रीन आ गया 4। तो ऐसे करते करते ये क्या करता है, एक श्वेत की प्रकाश की किरण को कितने भागों में विभक्त करता है सर, 7 भागों में। तो अपन सीधे शब्दों में कहें तो क्या होता है, भाई प्रिज्म की आकृति में श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। बताओ देखे सर, किसी के कोई दिक्कत, अरे यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके देखो प्रकाश के अवयवी वर्णों को इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो प्रकाश के जो अवयवी वर्णों को अपन ने 7 भागों में बांटा है, तो ये जो एक बैंड बना है, देखो बैंड कैसा है, ये जो बैंड बना है इस बैंड को अपने क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बैंड को क्या कहते हैं अपने पास में, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब देखो अगर इसे तो स्पेक्ट्रम कह दिया अपन ने, भाई 7 भागों में जो बंटने की जो प्रक्रिया है उस बैंड को अपन ने क्या कह दिया, स्पेक्ट्रम। देखो अगर मैं एक प्रिज्म सीधा एक उल्टा रखूं, समान आकृति की, आकृति कैसी होनी चाहिए, समान। एक मैंने सीधा रख दिया, एक मैंने क्या कर दिया, उल्टा रख दिया, तो होगा क्या,
पहले श्वेत प्रकाश की किरण सीधे प्रिज्म से आई है, 7 भागों में बटी है, वो सातों के सातों भाग किसमें गए, उल्टे प्रिज्म में गए। उसमें जाते ही वापस जब बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, श्वेत प्रकाश की किरण। देखो ये श्वेत प्रकाश की किरण है, ये देखो 7 भागों को 2 भागों में बनाकर बताया भाई, वॉयलेट और रेड के रूप में। तो देखो वापस यहां से वॉयलेट और रेड निकले जहां अपने को दिखाई देते, यहां से देखो वापस इंटर्ड हुए, तो यहां से जैसे ही वापस इंटर्ड हुए तो क्या होगा, ये वॉयलेट और ये इंडिगो, ये वॉयलेट और ये इंडिगो, वापस क्या बना है, श्वेत प्रकाश की किरण बनी है सर। वापस क्या बन गई अपने पास में, श्वेत प्रकाश की किरण। समझ गए इस चीज को। देखो 2 वो थे अपने पास में प्रिज्म थे, एक सीधा और एक उल्टा। एक तो सीधा था, एक उल्टा था, तो दोनों प्रिज्म में होता है क्या, इसमें जब श्वेत प्रकाश की किरण पहले वाले में आई तो 7 भागों में बट गई, सातों के सातों भाग किसमें गए, दूसरे प्रिज्म में। दूसरे प्रिज्म से क्या हुआ है, वो सातों के सातों भाग एक में मिल गए, तो एक बन के वापस बाहर क्या निकला है अपने पास में, श्वेत प्रकाश की किरण। क्या निकली है बाहर, श्वेत प्रकाश की किरण। देखो अपन देखते हैं सर लाल रंग को, देखो आप लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देखो तरंगदैर्ध्य का मैं मतलब समझाऊंगा आपको, लाल रंग की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की दूरी होती है वो सबसे कम होती है। देखो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है बेटा दूरी, तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, दूरी, वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। देखो झुकाव सबसे कम है लाल रंग का, ये देखो लाल रंग इतना ही झुका है, जबकि यहां से देखो लाल रंग इतना ही झुका है, जबकि यहां से देखो वॉयलेट कितना झुका है, सबसे ज्यादा। तो जो झुकने का एंगल है वो सबसे ज्यादा किसका है, वॉयलेट का, और सबसे कम है लाल का। जबकि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका है, लाल का, और सबसे कम किसका है, वॉयलेट का। देखो तरंगदैर्ध्य लाल होने का अपना कुछ एक प्रूफ भी रहता है अपने पास में, कि जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि अपन लाल रंग की वस्तु को अधिक दूरी तक देख सकते हैं, अधिक दूरी से भी देख सकते हैं। भाई यहाँ से लाल रंग अगर अधिक दूरी से देख पा रहे हैं अपन आसानी से, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है। लाल रंग का क्या है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा, जिसके कारण अपने को वो अधिक दूरी से भी स्पष्ट दिखाई देता है। भाई यहाँ पे क्या है, लाल रंग, जबकि हरा पीला नीला ये अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश क्या होता है, सबसे अधिक झुकता है। अपन देखा भी है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष क्या होता है, सामान्यतः हमें बारिश के दिनों में दिखाई देता है। इंद्रधनुष क्या होता है, बारिश के दिनों में ही दिखाई देता है अपने को। अरे सामान्यतः अपन इंद्रधनुष कहाँ देख सकते हैं, बारिश के दिनों में। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इंद्रधनुष तो अपन कभी भी देख सकते हैं, लेकिन उपस्थिति सूर्य की होनी चाहिए। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए सर, सूर्य की। दिन में अगर सूर्य है, सूर्य उदय है, तो अपने क्या देख सकते हैं, इंद्रधनुष से बना के भी देख सकते हैं। ये रहा इंद्रधनुष। अब देखो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है बेटा, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पूर्व दिशा में तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम में। अगर सूर्य पश्चिम में तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूर्व में। अब अपन देखो बात करते हैं इंद्रधनुष बनाने की। तो इंद्रधनुष अपन सामान्य बना भी सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इंद्रधनुष बनाना आपको, तो देखो मैं एक तरीका सिखाऊं, उससे आप इंद्रधनुष बना सकते हो आसानी से। देखो अगर सूर्य उदय है, जैसे मान लो सुबह के 11-12 जो बजे, उस टाइम पे देखो सूर्य अगर उदय है, अपन क्या करते हैं, पानी के फंवारे चलते हैं, ये जो खेती करते हैं अपन, उसमें देखा करो वहां से जो फंवारे चलते हैं, तो उस टाइम पे सूर्य की किरणें अगर उस फंवारे में टकराती है तो वहां क्या बनता है, एक इंद्रधनुष यानी रेनबो जैसी आकृति अपने को दिखाई देती है। वहां नहीं तो देखो मैं बताऊं, जब नया मकान बनता है, उसके जब वो निपाई का काम हो जाए, प्लस्तर का काम हो जाए, तो अपने को क्या कहा जाए, रोज पानी डालने के लिए उस पर 2-5 दिन पानी डाला जाता है। उसमें होता है क्या, जब दीवार पूरी ना, आधी दीवार और नीचे अगर खाली हो, स्पेस खाली हो, और वहां सूर्य की रोशनी आ रही है, तो वहां देखना आप, जैसे मान लो मैं बताऊं आपको, ये मान लो एक नोटबुक है मेरा, मैं कह दूं ये वो दीवार है, नीचे जगह खाली पड़ा है, नीचे जगह क्या पड़ा है बेटा, खाली पड़ा है। नीचे देखो जगह क्या पड़ा है, खाली। देखो यहाँ मैं कह दूं इस दीवार पे आप पानी घेरो, पानी यहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अगर सूर्य उधर से आ रहा है तो आपको इधर रेनबो बनता हुआ, पीछे की ओर रेनबो बनता हुआ दिखेगा सर। ये जो पानी नीचे टपक रहा है ना, जैसे यहाँ पानी गिर रहा है तो नीचे तो आएगा,
यहाँ जो पानी जो नीचे गिर रहा है, यहाँ जो सूर्य की किरणें टकराएगी वो पीछे की तरफ क्या बनाएगी बेटा, रेनबो बनाएगी। क्या बनाएगी अपने पास में, रेनबो। तो आप रेनबो तो कभी भी बना सकते हो, लेकिन उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, सूर्य की। किसकी होनी चाहिए, सूर्य की। बताओ आ गया यहाँ तक का समझ में, आ गया। चलो तो आज के लेक्चर को करते हैं बेटा अपन यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।